तो दोस्तों अभी हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी कक्षा 12 का चैप्टर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। यह पुस्तक है हमारी भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसके चैप्टर 1 पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में पूर्व में अभी हम जनसंख्या के वितरण घनत्व के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। यह इस लेसन का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की जनसंख्या की वृद्धि दर है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और गोवा जैसे राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ही निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई है। केरल में केवल 9.4% ही जनसंख्या वृद्धि दर दिखाई जाती है। देश के उत्तरी पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% तक रही है। पिछले वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक अर्थात 1991 से लेकर के 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी धीमी रही है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% की गिरावट आई है। तमिलनाडु में 3.9% की तथा पांडिचेरी में 7.1% की पिछले दशक की तुलना में 2001 से 2011 के बीच में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जनसंख्या की क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इसके अलावा भारत में जनसंख्या संगठन या जनसंख्या की कौन कौन से कंपोजिशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है। तो सबसे पहले आपको हम कंपोजिशन के बारे में बताते हैं कि कंपोजिशन में हम लोगों को जो अध्ययन करना है वह आयु संरचना के संबंध में, ग्रामीण एवं नगरीय संगठन के संबंध में, भाषाई संगठन के रूप में, इसमें भाषाई वर्गीकरण एक अलग रूप है, और धार्मिक संगठन तथा श्रमजीवी संगठन। तो हम लोगों को जो जनसंख्या का संगठन पढ़ना है, वैसे तो संगठन कई रूपों में प्रकट किया जाता है, लेकिन हमारे इस लेसन में अध्याय में कुल 5 प्रकार से जनसंख्या संगठन का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आयु संरचना के आधार पर। तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है आयु की संरचना। आयु संरचना में भी 10 से 19 वर्ष की आयु का जो अंश है वो 20.9% है, जिसमें 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियां सम्मिलित हैं। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त एवं जनसंख्या समझी जाती है। जनसंख्या वृद्धि को हम एक अन्य रूप में इस ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह आप जो वृत्त चित्र देख रहे हैं, एज कंपोजिशन अर्थात आयु संरचना। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में यह संरचना डिवाइड की गई है। इसमें एक जो स्ट्रक्चर है 0 से 14 वर्ष तक के लिए उसकी जो परसेंटेज है वो 29.7% पॉपुलेशन है। 15 से 64% के आयु के जो व्यक्ति हैं उनकी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में वो 64.9% है, और 65 से एबव जो है वो 5.5%। देश के लिए किशोरों की आयु बहुत ही महत्व रखती है। किशोरों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नीतियां बनाई हैं ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उनको उपयुक्त दिशा निर्देशन मिल सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु डेवलप किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में बनाई गई थी, जिसमें युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखा गया था।
देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के सक्षम बनाना था। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए एक नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। तो दोस्तों, हमने समझा कि आयु संरचना का कितना महत्व है। आगे इस अध्याय में जनसंख्या संगठन अर्थात पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग आयु व लिंग का विश्लेषण करेंगे, निवास का स्थान, मानव जाति लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, व्यवहारिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यवसायिक विशेषताएं, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। लेकिन हमें इस खंड में केवल ग्रामीण नगरीय विशेषताओं का अध्ययन करना है। भाषा, धर्म, व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना करनी है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन के ऊपर। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांव में रहता है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं, जिसमें से 5,97,608 अर्थात 93.2% गांव बसे हुए हैं। कुछ बसे हुए हैं, कुछ बिना बसे हुए हैं, जो कि स्कैटर्ड रहते हैं, उनका संयुक्त रूप नहीं है। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वह भी समान नहीं है। आपने ध्यान से देखा होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के आधे से भी अधिक भाग में गांव बसे हुए हैं। दूसरी ओर दादरा और नगर हवेली 53.38% यहां पर ग्रामीण जनसंख्या है। गांव का आकार काफी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी की अगर बात करें तो भारत में जो पहाड़ी राज्य हैं और पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में 200 व्यक्तियों से भी कम, और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाई जाती है। भारत की ग्रामीण जो जनसंख्या है कि उसका वितरण जो है वो संपूर्ण परीक्षण के उपरांत राज्यों और नगरों में विभक्त किया गया है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वह नगरीय जो जनसंख्या का अनुपात है वो 31.16% है, जो कि बहुत ही काफ़ी निम्न है अन्य देशों की अपेक्षा। किंतु जब हम बात पिछले दशकों की करते हैं तो नगरीकरण जो है हमारे देश में निरंतर वृद्धि कर रहा है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है हमारे देश में वह असामान्य है। हर देश या हर प्रदेश में क्षेत्र के हिसाब से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या अलग अलग पाई जाती है। कहीं पर ग्रामीण जनसंख्या किसी राज्य में अधिक है, किसी राज्य में नगरीय जनसंख्या काफ़ी अधिक है। तो ये भिन्नता है। इस भिन्नता के लिए क्या कारण है, कौन कौन से इसके लिए रीजन जिम्मेदार हैं? हम ग्रामीण नगरीय संगठन के ऊपर नजर डालें तो वह राज्य जहां पर सबसे अधिक नगरीय पॉपुलेशन पाई जाती है वह है गोवा, 49.76% यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर 9.30% ओनली नगरीय जनसंख्या है, बाकी ग्रामीण जनसंख्या है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय पॉपुलेशन पाई जाती है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वहाँ पाई जाती है 93.18%। और दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम 22.89% नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। कंपोजिशन में जो अगला कंपोजिशन है वह है भाषाई संगठन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, 179 भाषाएं और लगभग 544 की लगभग यहाँ पर बोलियां हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारतीय जो भाषाएं हैं वो अनुसूचित हैं और अनेक
भाषाएं जो कि गैर अनुसूचित हैं। जो अनुसूचित भाषाएं हैं जिसमें हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे कम जो भारतवर्ष में वह भाषा बोली जाती है वह है संस्कृत और बोडो तथा मणिपुरी। देश में भाषाई प्रदेशों की सीमा सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण होता जाता है। इसके अलावा जो भाषाई वर्गीकरण है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन दिया गया है क्रियाकलाप में कि 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को जानकारी होगी इसकी 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषा छपी होती हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों के हाथों में, सभी के हाथों में 10 रुपए का नोट अवश्य रहता होगा। सभी ने 10 रुपए का नोट अपने जीवन में देखा होगा और हमेशा देखा क्या होगा, रहता भी होगा। तो अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 10 रुपए के नोट पर कुल 15 भाषाएं अंकित होती हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं भाषाई वर्गीकरण की। लिंग्विस्टिक जो क्लासिफिकेशन है, तो प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी उप परिवार, शाखाएं, वर्ग हैं। इसे हम लोग इस तालिका के माध्यम से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ ये तालिका दी गई है। इस तालिका से आधुनिक भारतीय भाषाओं की ये तालिका है, जिसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है आस्ट्रिक, जिसको निषाद कहते हैं। ऐसे भारतीय भाषाओं का जो आस्ट्रिक परिवार का जो आस्ट्रिक भाषा का जो परिवार है, ऐसे भाषा बोलने वालों की संख्या कुल भारत देश में 1.38% है। दूसरा द्रविड़ परिवार है भाषाओं का, जिसके बोलने वालों की संख्या 20% है। तीसरा जो भाषा का परिवार है, भाषा का वर्गीकरण है, वह है चीनी तिब्बती, जिसको किरात बोलते हैं। इसके बोलने वालों की संख्या सबसे कम 0.85% है। और सबसे अधिक जो भाषा बोलने वालों की संख्या है वह है भारतीय यूरोपियन, जिसे आर्य भाषा कहते हैं। 73% लोग भारत के आर्य भाषा से संबंधित हैं। इसमें ईरानी, फारसी, दादरी और भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं। किस किस क्षेत्र में ये बोली जाती हैं आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आस्ट्रिक या आस्ट्रो एशियाई भाषा है। यह मुख्य रूप से मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के बाहर इसका प्रभाव है। द्रविड़ भाषा का जो प्रभाव है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में है। चीनी तिब्बती भाषा का जो वाक क्षेत्र है वह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। तथा जो भारतीय यूरोपीय भाषा है, जिसे इंडो आर्य कहते हैं, इसमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात और महाराष्ट्र, अर्थात भारत का जो सबसे अधिक आच्छादित क्षेत्र है मध्य भारत का, उस मध्य भारत में भारतीय यूरोपियन या इंडो आर्य भाषा का चलन है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों संगठन की, धार्मिक संगठन, रिलीजियस कंपोजिशन के लिए। तो रिलीजियस कंपोजिशन में मुख्य रूप से हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म के लोग हैं जो कि ज्ञात नहीं हैं। भारत देश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक 79.8% हिंदू भाषा की क्षेत्र में हिंदू भाषाभाषी लोग थे। हिंदी भाषी के हिंदू समाज के या हिंदू समुदाय से लोग थे। मुस्लिम समुदाय से 14.2% लोग हैं भारत देश में। ईसाई समुदाय के 2.3% हैं। सिख समुदाय से 1.7% और बौद्ध समुदाय से 0.7% ओनली, और जैन समुदाय से 0.4%। और अन्य धर्म या जिनका धर्म ज्ञात नहीं है, अन्य धर्म जो कि विदेशी हैं, फारसिस्ट हैं, जराथस्ट्र हैं, ऐसे कुछ धर्म हैं जिनके लोग यहाँ निवास करते हैं, ऐसे लोग हैं 0.7%। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनका कि धर्म ज्ञात नहीं है, वे ओनली 0.2% है। तो ये तो धार्मिक संगठन की बात हुई। इसके अलावा श्रमजीवी संगठन,
श्रमजीवी का तात्पर्य होता है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, देश में काम करने वाले लोगों की संख्या। काम करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में बांटा जाता है, 3 वर्ग में। वो है मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होते हैं जो कि एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या कम से कम 6 महीने काम करते हैं। दूसरे प्रकार के जो सीमांत श्रमिक हैं वह व्यक्ति हैं जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करते हैं या उनको कम काम मिलता है। तो भारत में देखा गया है कि जो श्रमिक हैं दोनों मुख्य और सीमांत, 2011 की जनगणना के अनुसार इनका प्रतिशत है 39.8%, मतलब जो काम करने वालों की संख्या है वो 39.8% है, अर्थात 40% के लगभग। जबकि 60% जो पॉपुलेशन हमारे देश की है वह अश्रमिक है या दूसरों के ऊपर आश्रित है। इन आश्रितों में वे लोग भी हैं जो बेरोजगार हैं, जो बच्चे हैं या जो काम करने के लायक नहीं हैं, उम्रदराज लोग हैं। ऐसे लोग अश्रमिक के अंतर्गत आते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यदि श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो गोवा में लगभग 39.6%, दमन और दीव में 49.9% और सामान्य भिन्नता ये दर्शाता है। श्रमिकों की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या अधिक है, काम करने वालों की संख्या अधिक है। यहाँ ज़्यादातर कामगार लोग हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता भी ऊंची है। और भारत जैसे देश के संदर्भ में अगर ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की यहाँ जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यहाँ एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के प्राथमिक क्षेत्र में जो कामगार जनसंख्या है वह कितने प्रतिशत काम कर रही है, द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत काम करने वाले लोग हैं और तृतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत काम करने वाले लोग हैं। जो काम करने वाले का प्रतिशत है उसमें प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य होता है कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए लोग, 54.6% हैं। द्वितीय में वह रोजगार आते हैं, वह कार्य आते हैं, उद्योग धंधे या कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधे होते हैं, ऐसे श्रमिकों का कुल 3.8% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि द्वितीय धंधों में लगी हुई है। तृतीय वे हैं लोग हैं जो नौकरी पेशा होते हैं। ऐसे कामगारों की संख्या 41.6% है। तो दोस्तों, एक चैप्टर का अभी हमने अध्ययन किया, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और उसका संगठन। मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इसको पुनः एक बार समझ लें, देख लें और आप हमारे YouTube चैनल NIS Guru से जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।